प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, शा वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि शा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो शा वर्ण का उच्चारण स्थान होता है तालु। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। तो मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण हैं टा, टा हुआ, ठा हुआ, डा, ढा से ढक्कन। ये हो गए मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं। का, खा, का खा गा, का खा गा घा। ये हो गए कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। तालु की अगर हम बात करें, चा, चा, छा, जा और छा, झा, शा और या। ये हो गए आपके तालु से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, और दंत से ता, था, दा, धा और ना। ये हो गया आपके दंत से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक से आपके 1 से 2 प्रश्न जरूर पेपर में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न क्या है कि इनमें से पगड़ी कौन सा शब्द है। तत्सम, विदेशज, देशज या तद्भव। यहाँ पर आपको ये बताना है कि पगड़ी कौन सा शब्द है। तो पगड़ी जो है ना, ये तत्सम शब्द है, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और जो ऐसे शब्द ऐसे हों जो शब्द हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि आप बीती में कौन सा समास है। आप बीती में कौन सा समास होगा। सबसे पहले आप इसका समास विग्रह कर लीजिए। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह क्या होता है। समास विग्रह करने पर इसका समास विग्रह हो जाएगा आप पर बीती है। तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि आप अलग है और बीती अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना, आप बीती। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं। निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। किसमें उपसर्ग नहीं लगा है ये आपको बताना है। अपवाद, ओढ़ना, प्रभाव, पराजय। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर वी जो है, ओढ़ना जो है ना, ओढ़ना, इसमें उपसर्ग जो है नहीं लगा है, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंकित ने गाना गाया होगा, वाक्य किस काल में है। सबसे पहले ये देख ले कि क्वेश्चंस में पूछा क्या जा रहा है। अंकित ने गाना गाया होगा, गाया होगा, ये तो क्लियर है कि गाया होगा, तो ये भूतकाल है, ये तो क्लियर है बिल्कुल एकदम। तो जाहिर सी बात है कि अंकित ने गाना गाया होगा। अंकित गा तो नहीं रहा है कि अंकित गाना करंट में गा रहा है, क्योंकि अंकित गाना गा चुका है, यानी गाया होगा, होगा यानी होगा यानी बीत गया, तो ये हो जाएगा भूतकाल। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अपादान कारक का प्रसर्ग क्या होगा। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान से अपादान से। तो बचपन में आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। इसे आप याद कर लीजिए, एक क्वेश्चन भी आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, और कारक के कुल कितने भेद होते हैं। कारक के कुल 8 भेद होते हैं, ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कैंची किस भाषा का शब्द है। अरबी, फारसी, तुर्की या पुर्तगाली। तो कैंची जो है ना, ये तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तुर्की के अन्य शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए आगा आ गया, आगा हो गया, आका हो गया, आगा, आका, आगा, आका, उज्बक, उज्बक हो गया, और उर्दू हो गया। ये सभी शब्द जो हैं ये तुर्की भाषा के शब्द हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या, ध्यानपूर्वक देखेगा वीडियो को। निम्नलिखित में से
कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? आधी आधी चीज़ों को साथ रखना, बेमल चीज़ों का सम्मिश्रण, सुमेल चीज़ों को बटोरना, आधी आधी चीज़ों को मिलाकर एक करना। आधा तीतर आधा बटेर, बताइए क्या आंसर होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, बेमल चीज़ों का सम्मिश्रण, ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अनुज, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? अनुज, अनुज। तो बोलने से ही पता चल रहा है कि अनुज को बड़ा आ बनाने पर स्त्रीवाचक बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है सुगाय, अगला क्वेश्चन देखिएगा। इंद्रियों को वश में रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? इंद्रजीत या इंद्रियजीत या इंद्रियतीत या इंद्रदेव। इंद्रियों को वश में रखने वाला, तो इंद्रियों को वश में रखने वाला को क्या कहते हैं? इंद्रियजीत कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि गायक शब्द के सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। तो गायक का संधि विच्छेद क्या होता है? ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो और आसानी से बता भी सकते हो। तो गए धन अक, गायक का संधि विच्छेद हो जाएगा। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि गायक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो गायक में प्रयुक्त संधि हो जाएगी अयाधि स्वर संधि। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। पाठशाला शब्द कैसा शब्द है? ऋण शब्द, यौगिक शब्द, योग ऋण या विदेशी? पाठशाला, पाठ का शाला, तो पाठशाला जो है ये यौगिक शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी सही हो। आपको इतना ध्यान रखना है, जब दो शब्दों के योग, शब्द के अंतर्गत यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बना हो। जैसे कि पाठ और शाला, तो पाठ अलग है और शाला अलग है, तो यह एक सामासिक पद है, तो इसलिए ये हो जाएगा आपका यौगिक शब्द। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चय, यह जो है ना, ये आपका निश्चयवाचक शब्द सर्वनाम हो जाएगा। क्योंकि कहाँ, ये तो होगा नहीं कि कहाँ पर आप गए हो, कोई आ रहा है, ये भी कोई निश्चित नहीं है, आप कौन हो, ये भी कोई निश्चित नहीं है, लेकिन यह कौन है, यह मैं हूँ, यानी आप निश्चय होकर कह रहे हैं कि मैं इसको जानता नहीं हूँ, यह मैं जानता नहीं हूँ, तो आप निश्चय होकर कह रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर परसाई, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेरे प्यारे साथियों, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? यानी मन में होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? संचारी भाव, विभाव, आलंबन या अनुभाव? तो मेरे प्यारे साथियों इसको कहते हैं संचारी भाव। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है भैया मेरे? संबंध बोधक अव्यय, विषमादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय या क्रिया विशेषण अव्यय? तो मेरे प्यारे साथियों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य समुच्चय बोधक अव्यय करता है। तो सी ऑप्शंस जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सुगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो विंध्यों आगे कौन हवाल? पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, अनयोक्ति अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार? तो यहाँ पर हो जाएगा अनयोक्ति अलंकार। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अनयोक्ति अलंकार को पहचानने का तरीका, जहाँ किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य को कोई बात कही जाए वह अनयोक्ति अलंकार होता है। यह आपको ध्यान रखना है। जैसे कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एही काल, अली कली सो बिंदु आगे कौन हवाल। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनयोक्ति अलंकार हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसमें कली और भंवरे के माध्यम से नव विवाहित राजा जय सिंह को कर्तव्य निष्ठा की प्रेरणा दी गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। उपयुक्त, उपयुक्त को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा। उपयुक्त ऐसे लिखा जाता है। ठीक है,
ये जो चिन्ह देख रहे हैं आप लोग, ये चिन्ह कौन सा है? उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह, विषमादिबोधक चिन्ह। तो ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये चिन्ह जो है विषमादिबोधक चिन्ह होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्य शब्द के दो अर्थ क्या होते हैं? गति, चाल, नाम, बल, उद्देश्य, निशाना, सही उद्देश्य। प्रश्न आपने पढ़ा, प्रश्न पढ़ने के बाद आपने ऑप्शंस पढ़े, ऑप्शंस पढ़ने के बाद आपके समझ में आ गया कि उद्देश्य निशाना होगा। क्योंकि जब लक्ष्य किसी का करते हैं तो एक उद्देश्य लेकर कर चलते हैं कि मुझे बिजनेस करना है या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो वो उद्देश्य होता है। निशाना, 1 साल के अंदर हमको गवर्नमेंट जॉब हर हाल में लेनी है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो या रेलवे हो, 1 साल के अंदर हमको गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो वो हो गया निशाना। इसलिए लक्ष्य के 2 शब्द होते हैं, उद्देश्य और निशाना। सौंदर्य और प्रेम के कवि किन्हें कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। जयशंकर प्रसाद को कहा गया। किन्हें कहा गया है? सौंदर्य और प्रेम के कवि जयशंकर प्रसाद। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहां पर देखिए आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। यशोदा शब्द में कौन सी संधि होगी? यशोदा, यश, जब आप इसे तोड़ेंगे जा यानी कि जब आप इसकी संधि करते हैं तो इसकी संधि क्या होती है? यश धन दा। तो यह विसर्ग के निशान देख रहे हैं, तोड़ने से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर विसर्ग संधि हो जाएगी। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? सरल, राजपुत्र, विज्ञान या चौपाई। तो इसमें आप जो सरल देख रहे हैं ना, ये आपका ऋण शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऋण शब्द को पहचानने का तरीका क्या है? जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जैसे कि सरल जो है, इसके आप खंडों को अलग नहीं कर सकते हो, ना इसका कोई विशेष अर्थ निकल रहा है, जैसे कि नाक हुआ, कान, पीला, झट आदि, इनको हम क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं नाटक और प्रहसन, नाटक कहानी और कविता, नाटक और व्यय, प्रहसन और कहानी। श्रव्य काव्य के अंतर्गत क्या आते हैं? तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत कहानी और कविता आते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चपला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है भाई? ज्वाला, कंजूस, दामिनी या भागनी। तो चपला का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों दामिनी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे तो चपला का पर्यायवाची शब्द दामिनी हो जाएगा, और भी होते हैं जैसे कि चंचला हुआ, क्षण प्रभा हुआ, गाज, करका, ब्रज, सौदामिनी। ये सभी शब्द जो हैं ये चपला के पर्यायवाची शब्द होते हैं, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन क्या? त्रिजु का विलोम शब्द क्या होता है? सरल, वक्र, त्रिकोण या सीधा। त्रिजु का विलोम शब्द क्या होता है? तो त्रिजु का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों वक्र। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रात में विचरण करने वाला, इसको क्या कहते हैं? निशाकर, वनचर, तमचोर या निशाचर। रात में विचरण करने वाला, तो रात में विचरण करने वाला को क्या कहते हैं? तो रात में विचरण करने वाले को कहते हैं निशाचर। सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से कर सकते थे आप लोग। पाषाण शब्द कैसा शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो पाषाण जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए तत्सम शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अवसर का लाभ उठाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अवसर का लाभ उठाना यानी बहती गंगा में हाथ धोना। सब लोग तो हाथ धो रहे हैं, चलिए हम भी अवसर का लाभ उठा लेते हैं। यानी सब खाना खा रहे हैं, भंडारा चल रहा है, अवसर मिला, चलिए खाना खा लेते हैं, भूख तो आपको कस के लगी है, यानी बहती गंगा में हाथ धोना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है कि वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। क्या होता है? उत्साह। अच्छा, शोक का स्थायी भाव क्या होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि शोक का स्थायी भाव क्या होता है, तो शोक का स्थायी भाव होता है करुण रस। अच्छा, रति का स्थायी भाव क्या होता है? अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए रति का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार रस। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, उपन्यास या एकांकी।
पृथ्वीराज की आंखें किस विधा की रचना है? तो पृथ्वीराज की जो आंखें हैं ना, ये एकांकी विधा की रचना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भावुक शब्द उदाहरण है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि या आयादी स्वर संधि। जब आप इसे तोड़ेंगे तो तोड़ने पर इसकी संधि क्या होगी? तोड़ने पर इसकी संधि हो जाएगी भव धन उक। तोड़ने पर इसकी संधि ये हो जाएगी। पूछा क्या जा रहा है इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो इसमें प्रयुक्त संधि हो जाएगी मेरे प्यारे साथियों आयादी स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तुमने कैसा शब्द है? मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, उत्तम पुरुष या प्रथम पुरुष? तुमने कैसा शब्द है? तुमने जो है ना ये मध्यम पुरुष है, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया होगा। तुमने क्या क्या काम किया है, तो ये मध्यम पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रिय प्रवास किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोत, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। देखिए प्रिय प्रवास जो है ना ये अयोध्या सिंह उपाध्याय अरिहोत की रचना है। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। इसमें देखिए काफ़ी चीज़ें मिश्रित कर ली गई हैं, जैसे कि अनीता बीच में आएगी कि जब अनीता गाएगी तभी तो सुजाता नाचेगी। दो चीज़ों का प्रयोग हो रहा है, मतलब गाना भी गा रही है और नाच भी रही है। अनीता भी आ रही है इसमें और सुजाता भी आ रही है, इसलिए इसमें कई चीज़ों का प्रयोग है, इसलिए हो जाएगा मिश्र वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा? अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, तो इसमें जो बहुत है ना बहुत, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? तो खंड काव्य में मानव जीवन के एक भाग का चित्रण। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? किसी कार्य को पूरा ना करना, वास्तविकता से भिन्न स्थिति, अनुभवहीन होना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। 99 के फेर में पढ़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 99 के फेर में पढ़ना इसका मुहावरा क्या होगा? धन संग्रह की चिंता में पड़ना। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथी वो कहलाता है विशेष। क्या कहलाता है? विशेष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, उगत का विलोम शब्द क्या होता है? विनय, अवनति, अनुदार या विनीत? उगत का विलोम शब्द होता है विनीत। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। छवाई में कौन सा समास होगा? तो जहाँ पर संख्यावाची शब्द हो आंख बंद करके द्विगु समास पर टिक कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? जठराग्नि, दावाग्नि, वड़वाग्नि या वनाग्नि? समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो समुद्र में लगने वाली आग को हम कहते हैं वड़वाग्नि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाव और मनोविकार ये किसकी रचना है? अज्ञेय, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र, महादेवी वर्मा। भाव और मनोविकार जो है ना ये रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? रस, छंद, अलंकार, शब्द शक्ति? तो ये अलंकार को माना जाता है। तो सी ऑप्शन जो है काव्य के शोभा कारक किस धर्म को माना जाता है? अलंकार को माना जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वैधशाला शब्द है योग ऋण, यौगिक, ऋण या अयौगिक? वैधशाला शब्द है, तो वैधशाला कैसा शब्द है? तो वैधशाला जो है ना ये यौगिक शब्द है। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 2, 3, 4 या 5? तो प्रबंध काव्य के गाइस कुल 2 भेद बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दिगंबर शब्द की संधि क्या होती है? बहुत ही सिंपल, चाहे आसानी से कर सकती हो आप लोग। दिक, धन, अंबर। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी हो, तो यहाँ हो जाएगी व्यंजन संधि। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अधि हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है, आसानी से आप बता सकती हूँ। बंधन किसका प्रतीक है? तो बंधन जो है ना ये गुलामी का प्रतीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आप लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।